हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी एक यूनिट है सामाजिक कल्याण प्रशासन को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी बातें हैं, उन्हें आप समझ लो पहले, तभी जाकर आपको आगे की सारी बातें समझ में आएंगी, आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। देखो, आपकी ये जो यूनिट है वो काफ़ी बड़ी, हालांकि वो बड़ी ज़्यादा मैं करूँगा नहीं, लेकिन ये जो आपकी यूनिट है वो काफ़ी बड़ी है। इसमें आपको सिलेबस में अगर हम देखें तो आपको इसमें सामाजिक कल्याण प्रशासन को समझना है, साथ में फिर आपको शिक्षा के अधिकार को और फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आपको डिटेल में कवर करना है। देखो, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ ये कि सामाजिक कल्याण प्रशासन क्या होता है, इसके बाद सामाजिक कल्याण प्रशासन के अंतर्गत जो शिक्षा का अधिकार है भारत में वो क्या है, इसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कैसा चल रहा है, क्या चीज़ें, ये सारी बातें आपको कवर करनी पड़ेंगी। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और डायरेक्टली अब हम समझते हैं कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं। देखो, एक चीज़ यहाँ पे समझा देना चाहता हूँ, यहाँ पे आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे, जो आपको वीडियोज़ मिलेंगी वो ऐसी मिलेंगी कि आपको इस यूनिट की पहली वीडियो मिलेगी जिसमें आपको लिखा मिलेगा सामाजिक कल्याण प्रशासन। इस और ये पहले ही वीडियो है, तो पहले वीडियो में हम देखेंगे, इसके फर्स्ट लेक्चर कह लो या पहला लेक्चर कह लो आप इसे, कि सामाजिक कल्याण प्रशासन को हम पहले इस वीडियो में समझ लेंगे। इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें हम शिक्षा के अधिकार को समझ लेंगे, और फिर एक वीडियो आएगी जिसमें हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप बातें समझ रहे हैं कि 3 वीडियो में हम इस यूनिट को कवर करेंगे, ताकि हमारे लिए काफ़ी सारी बातें ईजी हो जाएँ। तो आज सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय कल्याण प्रशासन क्या है। समाज कल्याण में 2 शब्द सामाजिक और कल्याण सम्मिलित हैं। यहाँ सामाजिक और का अर्थ और है बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो कई परिस्थितियों में एक दूसरे से जुड़े होते हैं एवं उनकी साझा समस्याएं तथा उन समस्याओं के साझा समाधान होते हैं। दूसरी ओर कल्याण का अर्थ किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य से है जो सामाजिक समस्याओं की घटनाओं को समाप्त करने या कम करने का प्रयास करता है। देखो दोस्तों, आपको लगेगा कभी कभी कि मैं जल्दी जल्दी रीड कर रहा हूँ और आपको कम से कम समझा रहा हूँ, तो ऐसा मत सोचना। वो पॉइंट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा समझने इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो आपको आसानी से समझ आ सकते हैं, या फिर जिनको बस आपको हल्का सा समझना है, उसको मैं हल्का ही समझाऊंगा, उसको मैं डिटेल में आपको नहीं घसीटूंगा, उसको हल्का हल्का ही हम समझेंगे। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समाज कल्याण का मतलब क्या है, सिर्फ सिंपल सा मतलब समझो। देखो, सामाजिक का क्या मतलब होता है, 2 शब्द है ना यहाँ पे, एक समाज है और एक कल्याण है। तो एक सामाजिक शब्द है और एक कल्याण शब्द है। सामाजिक का मतलब है कि एक समाज के अंतर्गत कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम सामाजिक कहते हैं। अगर हम समाज के अंतर्गत रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, तो कोई भी घटना हो या कुछ भी हो तो वो समाज होता है या सामाजिक गतिविधि होती है। समाज को आप एक समुदाय के तौर पर भी समझ सकते हैं, ठीक है। समुदाय एक समाज को ही इंडिकेट या समाज को ही दर्शाता है। अब कल्याण का क्या मतलब है? कल्याण का मतलब है सामाजिक कार्य या सामाजिक सेवा। सामाजिक समस्याओं की घटनाओं को समाप्त करने या कम करने का प्रयास ही कल्याण है। कल्याण का मतलब ही है भलाई। अब भलाई तो समाज में ही हो रही है ना, तो जब समाज में भलाई के काम किए जाते हैं तो हम उसको समाज कल्याण कह सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि कोई भी सामाजिक प्रोत्साहन जो मनुष्य के सामाजिक जीवन को श्रेष्ठ यानी कि ऊंचा बनाने के लिए निर्धारित किए जाते हैं, उसे हम समाज कल्याण कह सकते हैं। यहाँ पर समझाया गया है कि कोई भी ऐसे कार्य जो मनुष्य के जीवन को ऊंचा उठाते हैं, मनुष्य के जीवन में खुशियाँ लाते हैं, मनुष्य के जीवन की समस्याओं को समाप्त करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा कार्य किया जाता है तो उसे हम समाज कल्याण कह सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा अगर वर्ड टू वर्ड देखें तो हार्ड लगेगा समझने में, ऑब्वियस सी बात है, हार्ड है समझना, ठीक है। लेकिन आप ध्यान से समझिए, समाज कल्याण का मतलब है कि समाज में कल्याणकारी नीतियों को लागू करना, समाज की भलाई भलाई के लिए जब कुछ काम किया जाए तो उसे समाज कल्याण कह सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अब जो टाटा है, इतने अमीर आदमी हैं, अगर वो समाज की भलाई के लिए कुछ कार्य कर देते हैं, कुछ डोनेशन के रूप में फ्री में कुछ चीज़ें उपलब्ध करा दें, तो वो जाहिर तौर पर वो एक सामाजिक कार्य होगा। मान लो फ्री में उन्होंने हॉस्पिटल खोल दिया एक, या सरकार ने एक हॉस्पिटल खोल दिया जिसमें सभी लोग आ सकते हैं, स्पेशली गरीब और वंचित लोग आ सकते हैं, जो कमज़ोर हैं, जो अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे। तो ये क्या हुआ, ये समाज कल्याण हुआ कि हम कल्याण कर रहे हैं। यहाँ तक ठीक है। अब बात करते हैं समाज कल्याण प्रशासन की। सिंपल सी बात है, समाज कल्याण का मतलब आपको आता है, प्रशासन को ऐड कर दो। प्रशासन को ऐड करने का मतलब है, अब इसमें सरकार आएगी। सरकार, वैसे तो प्राइवेट सेक्टर भी आएगा प्रशासन में। एडमिनिस्ट्रेशन तो प्राइवेट कंपनी में भी होता है, सरकार में भी होता है, लेकिन सरकार को ज़्यादा ध्यान में रखेंगे।
अब समाज कल्याण प्रशासन क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सिंपल यही समझो आप कि अब हम यहाँ पे प्रशासनिक बात कर रहे हैं, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव। समाज कल्याण प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सामाजिक संस्था अपनी नीति और व्यावसायिक दक्षता तथा सामग्री के उपयोग के उद्देश्य से योजना निर्धारित करती है। इसमें समुदाय को प्रभावी और मजबूत सेवाएं प्रदान करने के लिए सामाजिक संगठनों को कुछ प्रशासनिक, वित्तीय और कानूनी नियम निर्मित करने की आवश्यकता होती है। अतः इन तीनों के संयोजन को ही समाज कल्याण प्रशासन कहा जाता है। देखो, समाज कल्याण प्रशासन में अब प्रशासन आ गया। प्रशासन का मतलब कई सारी संस्थाएं होती हैं जो कई सारी नीतियां समाज के कल्याण से संबंधित बनाती हैं। देखो, जब प्रशासन समाज कल्याण करने लगता है तो हम उसको समाज कल्याण प्रशासन कहते हैं। प्रशासन का मतलब समझो दोस्तों, प्रशासन का मतलब है एक अधिकारी तंत्र ले लो। जैसे एक जिला ले लो, जिले में सबसे ऊपर एक डीएम होता है, उसके बाद एसडीएम होता है, फिर एसपी वगैरह होते हैं, दूसरे कई सारे अन्य अधिकारी होते हैं। तो ये पूरा एक जिले के, एक डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन को शो कर रहा है। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन देख लो तो वो क्या होता है, एक प्रशासन हो गया, एक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ये एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है। किसी कंपनी में गए तो कंपनी में हम देखते हैं कि एक सबसे ऊपर एक मैनेजर है, उसके ऊपर एक मालिक है, मैनेजर के अंदर काम करने वाले कई सारे लोग हैं, पूरा का पूरा सिस्टम है। तो ये चीज़ एक प्रशासन को इंडिकेट करती है, इसका मतलब एक प्रशासन होता है। ठीक है, आप बैंक में गए, बैंक में आपने देखा एक मैनेजर है, एक डिप्टी मैनेजर है, उसके बाद एक सर्विस मैनेजर है, फिर उसके बाद दूसरे अधिकारी हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, एक मैनेजमेंट है, और इसी को आप प्रशासन कहते हैं। प्रशासन का मतलब समझ में आ गया। अब यही जो प्रशासन है, जब वो कल्याण से संबंधित नीतियां बनाता है तो उसको हम कहते हैं समाज कल्याण प्रशासन। यहाँ पे आप सरकारी कॉन्टेक्स्ट में समझो, सब बातें समझ में आएंगी। देखो, सरकार में हम जानते हैं ना, जो सरकारी विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वही तो सरकार की नीतियों को बनाते हैं। नेता वगैरह पार्टिसिपेट करते हैं नीतियां बनाने में, लेकिन फिर भी जो सरकारी विभाग है, जो अधिकारी तंत्र है, जो प्रशासन है वही प्रमुख भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे कल्याण प्रशासन का मतलब यही है, जब प्रशासनिक विभाग होते हैं उनके द्वारा कल्याणकारी नीतियाँ बनाई जाती हैं तो उसे हम कल्याण प्रशासन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, ये जो प्रशासन होता है, ये जो प्रशासनिक विभाग होते हैं, इनके पास पैसे से संबंधित कई सारे अधिकार होते हैं, ये कानूनी अधिकार होते हैं इनके पास कई सारे, जिसके आधार पर ये अपनी नीतियाँ या कल्याण से संबंधित नीतियाँ बनाते हैं। समाज कल्याण, तो यहाँ अब हम बात कर रहे हैं समाज कल्याण प्रशासन के उद्देश्यों की। जैसे कि जो समाज कल्याण प्रशासन है, उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो ये है कि राष्ट्र एवं न्याय कानून व्यवस्था की सुरक्षा करना। देखिए देखिए दोस्तों, जो समाज कल्याण प्रशासन है ये चाहता है कि समाज में जो कानून व्यवस्था है वो बनी रहे, इसका एक ये प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा आर्थिक विकास करना, जो समाज है उसका आर्थिक विकास हो, समाज में लोगों का आर्थिक विकास हो, आर्थिक रूप से यानी कि पैसे के मामले में लोग सशक्त हों, काफ़ी मजबूत हों। ये चाहता है कि लोगों का विकास हो, समाज का विकास हो। समाज कल्याण प्रशासन आर्थिक विकास कार्यों को प्रोत्साहित करता है, व्यक्ति के जीवन स्तर में प्रगतिशील वृद्धि को स्थिर करता है, आय के अपव्यय यानी कि जो फिजूल खर्ची है उसको रोकता है, और सभी के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य कल्याण सेवाओं आदि की व्यवस्था करता है, जिसके परिणाम स्वरूप आम जनमानस में यानी कि आम जनता में वास्तविक कल्याण होता है। दोस्तों, जो समाज कल्याण प्रशासन है उसका एक उद्देश्य ये भी है कि आर्थिक विकास करना। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं, कई बार हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल खोले जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, कई बार भोजन, वस्त्र, आवास की व्यवस्था की जाती है। जैसे कि दिल्ली में हम रेन बसेरे को सुनते हैं कि जो वृद्ध लोग हैं या जो जिन्हें घर से जो लोग घर से बेघर हो गए, उनके लिए आवास की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी चीज़ें आर्थिक विकास में सहायक होती हैं, और ये सब समाज कल्याण प्रशासन के फलस्वरूप ही दिखाई देती हैं। तो कुल मिलाकर यही कहा जाता है कि समाज कल्याण प्रशासन का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक विकास करना होता है, समाज का आर्थिक विकास हो। सामाजिक विकास, देखिए हमने बात की समाज कल्याण प्रशासन के उद्देश्यों की, तो अभी उद्देश्यों में हमने समझा कि इसका एक उद्देश्य है कि राष्ट्र में न्याय और कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था से लोगों को सुरक्षा प्राप्त हो।
इसके अलावा लोगों का आर्थिक विकास हो, समाज का आर्थिक विकास हो। इसके साथ ही इसका एक उद्देश्य है सामाजिक विकास, समाज का विकास हो। जनशक्ति के अधिकतम विकास के लिए समाज कल्याण प्रशासन पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशिक्षण, रोजगार आदि प्रदान करता है। इन सेवाओं में महिलाओं और बच्चों, युवाओं, वृद्धों, मजदूरों, गरीबों, सामाजिक रूप से अक्षम, विकलांग, बीमारियों के कारण काम नहीं करने वाले लोगों आदि के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है। देखिए, अब कल्याण प्रशासन कार्यक्रम के अंतर्गत कई सारे ऐसे कार्यक्रम लाए जाते हैं जिससे कि समाज का विकास हो। अब स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग वगैरह से संबंधित, रोजगार से संबंधित कई सारे नीतियां बनाई जाती हैं जिसके तहत समाज के विकास करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि कई बार आप देखेंगे कि सरकार के द्वारा कई सारे कल्याणकारी कार्यक्रम यानी कि भलाई के लिए, समाज के उत्थान के लिए चलाए जाते हैं, जिसमें कि महिलाओं और बच्चों के लिए कई सारी चीज़ें चलाई जाती हैं। जैसे कि जो बहुत सारे जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको सुविधाएं देने से संबंधित कई सारी नीतियां बनाई जाती हैं। जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया है। वृद्धों के लिए कई सारी सेवाएं की सुनिश्चित की गई हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रशासन, जो समाज कल्याण प्रशासन है, इसी के द्वारा किया गया है। तो ये इसका एक उद्देश्य है। तो यहाँ पर अभी हमने समाज कल्याण प्रशासन को समझा। अभी हमने बात की थी कि समाज कल्याण का क्या अर्थ है, उसके बाद हमने समाज कल्याण प्रशासन को समझा जो कि कल्याण से संबंधित नीतियां बनाता है। अब हम बात करते हैं भारत में सामाजिक कल्याण कि आखिर भारत में सामाजिक कल्याण कैसा है। भारत के अंतर्गत सामाजिक कल्याण की अवधारणा का संदर्भ प्राचीन काल से ही प्राप्त किया जा सकता है। मानव जीवन में गरीबी, बीमारी, कष्ट हमेशा से रहे हैं। मनुष्य आरंभिक काल से असंगठित समूहों और जनजातियों के रूप में रहता था, परंतु जीवन असुरक्षित और अव्यवस्थित था। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य ने समूह, समुदाय और समाज या और राज्य के रूप में एक वृहद व्यवस्था को जन्म दिया। इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप समाज में श्रम विभाजन हुआ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें सामाजिक कल्याण की अवधारणा की, तो ये प्राचीन काल से ही भारत में विद्यमान रही है। देखो, समाज कल्याण का मतलब सिंपल सा है कि जो राज्य है, जो सरकार है, उसका एक कार्य ये है कि वो समाज की भलाई के लिए नीतियाँ बनाए या कई सारे प्रोग्राम या कार्यक्रमों को लागू करे। मतलब ये है कि जो सरकार है वो हमारे लिए एक भगवान की तरह होती है, एक पिता की तरह होती है, एक पेरेंट की तरह होती है। जिसे हम नॉर्मली हिंदी में अगर ज़मीनी स्तर पर कहें तो माई बाप वाली सरकार, कि सरकार ही हमारे लिए सब कुछ है, वही हमारा भला करेगी। तो ये धारणा भारत में प्राचीन काल से विद्यमान रही है। प्राचीन काल से भारत में सामाजिक कल्याण की जो अवधारणा है वो रही है। देखिए, सिंपल सा यहाँ पे समझाया जा रहा है कि पहले मनुष्य अलग अलग रहते थे, समूह वगैरह या समुदाय नहीं होते थे, लोग कबीलों में अलग अलग रहते थे, जनजातियाँ थी। लेकिन फिर जीवन, जब लोगों को पता चला कि ऐसे हमारा जीवन काफ़ी असुरक्षित है, इसलिए लोगों ने समाज की स्थापना की। फिर समाज के साथ ही एक बड़ा स्टेट बना, फिर इस बड़े स्टेट के लिए फिर सरकार की आवश्यकता हुई, एक बड़ी सरकार की व्यवस्था की गई। और इसमें हम देखते हैं श्रम विभाजन होता है, लोग अपना अपना काम बांट लेते हैं, कोई कोई दूसरा काम कर रहा है, कोई दूसरा काम कर रहा है, मतलब सब अलग अलग काम करना शुरू करते हैं। श्रम का विभाजन हो जाता है और इसी श्रम के विभाजन के चलते समाज में उत्पादन के साधन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। श्रम और पूंजी दो पृथक पृथक व्यक्तियों के हाथों में चली जाती है। इससे समाज में शोषण, दमन और संपत्ति और सत्ता का असमान वितरण हुआ। असमान वितरण के कारण अनेक सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ और इन समस्याओं के समाधान के लिए सामाजिक कल्याण का विकास किया गया। सिंपल सी बात बताई जा रही है कि पहले तो समाज वगैरह हुआ ही नहीं करते थे, लेकिन जब समाज बने तो कई सारे समाज बन गए जब, तो समाज के ही चलते एक बड़ा राज्य, एक बड़ा स्टेट या बड़े बड़े देश सामने आ गए। अब देश में एक व्यवस्था स्थापित की गई जिसके तहत सभी व्यक्तियों के अलग अलग कार्य हुआ करते थे। उत्पादन के जो साधन थे, पैसा कमाने के जो साधन थे, वो अलग अलग थे, असमान थे। इसी के चलते लोगों के पास अलग अलग पूंजी आई, किसी के पास कम पैसा आया, किसी के पास ज़्यादा पैसा आया। और उसी के चलते हम देखते हैं जब श्रम विभाजन हुआ तो शोषण भी शुरू हो गया। लोग एक दूसरे का शोषण करना शुरू कर दिया, लोगों ने कई लोगों का दमन किया गया, संपत्ति और सत्ता का असमान वितरण हुआ। तो ये सारी चीज़ें देखी गई कि अब असमानता बढ़ने लगी।
अब इस असमानता के कारण कई सारी समस्याएं पैदा हो गई और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए सामाजिक कल्याण को सामने आना पड़ा। मतलब ये कि समाज में असमान वितरण, जो उत्पादन के जो साधन थे, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था जिससे पैसा कमाया जाता है, या काम के जो साधन थे वो अलग अलग थे, जिससे कि असमानता को बढ़ावा मिला। असमानता बढ़ी तो समस्याएं सामने आ गई। अब समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सामाजिक कल्याण की नीति को सामने लाया गया। भारत के संविधान ने नागरिकों के लिए भारतीय न्याय, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक अधिकार और भाषा, अभिव्यक्ति और पूजा एवं विश्वास की स्वतंत्रता, अवसर और स्थिति की समानता और साथ ही नागरिकों के मध्य बंधुत्व यानी कि भाईचारे को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। अगर हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, भारतीय संविधान को देखें, तो भारतीय संविधान ने भारत में न्याय की व्यवस्था की है, राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक अधिकार दिए। कई सारे अधिकार हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं जो नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। समकालीन भारत में अपनाई जा रही, यानी कि समकालीन मतलब आज का जो भारत है, इस भारत में अपनाई जा रही, स्पेशली स्वतंत्रता के बाद का जो टाइम पीरियड है उसे हम समकालीन ही कहते हैं नॉर्मली। तो समकालीन भारत में अपनाई जा रही योजनाएं और गतिविधियां भारतीय संविधान में परिभाषित उद्देश्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में योजना आयोग की स्थापना और वर्तमान में नीति आयोग आदि इसी संदर्भ में भारत सरकार के प्रयासों को प्रदर्शित करता है। सिंपल तो समझो कि अभी तो हम बात कर रहे थे भारत में सामाजिक कल्याण की, लेकिन अब हम संविधान को क्यों समझ रहे हैं यहाँ पर। देखो, भारत में ना संविधान का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। संविधान में कई सारे कल्याणकारी नीतियाँ हमें दिखाई देती हैं और उसी के तहत सरकार कल्याणकारी नीतियाँ बनाती है। आपने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ा होगा, डीपीएसपी को पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्या है? ये जैसे कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार को तो मौलिक अधिकार को तो सरकार बिल्कुल छीन ही नहीं सकती है। मतलब ये कि नागरिकों को बहुत ज़्यादा अधिकार प्राप्त है मौलिक अधिकार के अंतर्गत। लेकिन जो संविधान का जो चौथा भाग है, अगर मैं श्योर हूँ तो चौथा ही भाग है शायद, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सामाजिक कल्याण से संबंधित कई सारे अनुच्छेद दिए गए हैं और वही सरकार को निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं कि आप जनता की भलाई के लिए ये कार्य करो। और इसीलिए हम यहाँ पे संविधान को पढ़ रहे हैं कि भारत में सामाजिक कल्याण भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि संविधान में कई सारे नियम हैं, कई सारे अनुच्छेद हैं जिसके तहत सरकार बाध्य है कल्याणकारी यानी कि लोगों की भलाई से संबंधित नीतियां बनाने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा कि आखिर कल्याणकारी नीतियाँ या कार्यक्रम होते क्या हैं। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि कल्याणकारी का मतलब क्या है। देखो, अगर सरकार आपके लिए एक, या हमारे लिए, सबके लिए एक सरकारी स्कूल खोल दिया सरकार ने, तो ये क्या है? ये कल्याणकारी नीति है। अगर सरकार ने एक फ्री में एक हॉस्पिटल खोल दिया, सरकारी हॉस्पिटल खोल दिया, तो ये क्या है? ये कल्याणकारी नीति है जो सरकार के द्वारा की जा रही है। सरकार चाहती है कि जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो इन सेवाओं से वंचित ना रहें, उन्हें स्कूली शिक्षा मिल सके, उन्हें हॉस्पिटल में उनका इलाज हो सके। तो ये कल्याणकारी नीतियाँ हैं। और गरीबों के लिए कुछ कार्यक्रम सरकार जो करती है, जैसे कि मनरेगा हो गया, मनरेगा में जो रोजगार दिया जा रहा है वो क्या है? ये सब कल्याणकारी नीतियां हैं। और ये सारी नीतियां अगर हम भारतीय कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं पूरी तरह, तो भारतीय संविधान का जो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं, डीपीएस जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, वो सरकार को निर्देश दे रहे हैं कि आपको ये कार्य जनता के लिए करने हैं। इसीलिए यहाँ पे संविधान का थोड़ा सा शब्द का यूज हुआ है। समाज कल्याण की अवधारणा के अंतर्गत वे सभी व्यवस्थाएं सम्मिलित हैं जो रोजगार की आवश्यकता वाले व्यक्तियों को उचित रोजगार प्रदान करती हैं या उनकी क्षमता के अनुसार आजीविका कमाने की उचित व्यवस्था करती हैं। पर्याप्त मजदूरी, उचित अवकाश, उचित चिकित्सा, उचित देखभाल, मनोरंजन की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो देखो दोस्तों, समाज कल्याण की जो अवधारणा है, जो ये वर्ड है, इसकी जो ये अवधारणा है, इसमें कई सारी बातें शामिल हैं। अगर रोजगार से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई व्यक्ति अगर बेरोजगार वगैरह हैं, तो वो भी समाज कल्याण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं मनरेगा को शुरू किया गया ताकि रोजगार दिया जाए। इसके अलावा आजीविका से संबंधित, पैसे से कमाने से संबंधित कोई भी दूसरा कोई साधन है, या मजदूरी या उचित छुट्टी वगैरह लेनी हो काम से,
चिकित्सा मिल सके, लोगों को इलाज मिल सके, अच्छी देखभाल हो, लोगों का मनोरंजन हो। ये जो सुविधाएं हैं ये सब की सब समाज कल्याण के अंतर्गत ही आती हैं। प्रणाली व्यवसाय के लिए समान अवसर भी प्रदान करती है और शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधा भी प्रदान करती है। कार्य की उचित व्यवस्था आदि को भी इसमें शामिल किया जाता है। सिंपल सी बात है कि जो समाज कल्याण की अवधारणा है वो काफ़ी व्यापक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत रोजगार से संबंधित कई सारी बातें शामिल हैं, या जो दूसरी सेवाएं हैं जैसे लोगों को उचित चिकित्सा मिले, समाज में उचित देखभाल हो, मनोरंजन के साधन उपलब्ध हों लोगों के पास। तो ये सारी की सारी सुविधाएं समाज कल्याण के अंतर्गत ही आती हैं। लोगों का भला हो, यही तो है समाज कल्याण। देखो दोस्तों, हो सकता है कई सारी चीज़ें आपको टफ लग रही हों, ना समझ में आ रही हों। देखो देखो, घबराना नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा हिम्मत से काम लो, यहाँ पे थोड़ा सूझबूझ से काम लो। कोई भी चीज़ पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो समझ नहीं आती है वो अच्छे से। तो आपको नहीं भी समझ में आ रही तो आप घबराएं ना, डरें ना, ये ना सोचें कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ ना केवल आपके लिए डिफ़िकल्ट है, ये सब जितने भी स्टूडेंट होंगे सबको डिफ़िकल्ट लग रहा है। ठीक है? आप ये मत सोचिए कि आप कमज़ोर हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें धीरे-धीरे समझ में आएँगी, थोड़ी टफ चीज़ें हैं लेकिन आएँगी समझ में, इतनी भी ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें आएँगी समझ में, तो डरिए बिल्कुल भी मत। आप वीडियो को पूरा देखें, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, डोंट वरी। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, ये वाली चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझने में ज़्यादा हेल्प करेगी। तो समाज कल्याण की भावना को ध्यान में रखकर भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत निम्नलिखित अनुच्छेद शामिल किए गए, इसको हम समझ लेते हैं। अब ये जो अनुच्छेद हैं वो आपको काफ़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे, आपको काफ़ी अच्छे से समझाएँगे कि आखिर समाज कल्याण होता क्या है। क्योंकि हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद सामाजिक कल्याण की बात करते हैं, हम उनको देख रहे हैं। तो कई सारे अनुच्छेद हैं, स्पेशली डायरेक्टिव प्रिंसिपल के सभी अनुच्छेद सामाजिक कल्याण की ही बात करते हैं। अब जो मुख्य हैं उसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 38 के अनुसार थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, बट क्या करूँ, इमरजेंसी एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड करानी है और ये जो शोर है उसको मैं कुछ कर भी नहीं सकता। तो प्लीज़ थोड़ा-सा टॉलरेट करें, थोड़ा-सा बर्दाश्त करें इसको। तो आगे बढ़ रहे हैं। तो अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आए स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार होगा। देखिए, जो अनुच्छेद 38 है वो राज्य को आदेश देता है ना, राज्य को ये ऑर्डर दे रहा है कि जो राज्य है उसका ये काम है कि वो लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करे। इसका मतलब समझते हैं आप? राज्य का ये काम है कि वो देखेगा कि समाज में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव तो नहीं हो रहा। इसके अलावा वो देखेगा कि समाज में या जो व्यक्ति हैं उनके बीच जो आर्थिक साधन है वो कहीं असमान तो नहीं है। या देखो, आर्थिक का मतलब यहाँ पे समझो ये मत, आर्थिक का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, आर्थिक समानता का या आर्थिक न्याय का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि सभी को बराबर-बराबर पैसे दिए जाएँ। आर्थिक समानता का यहाँ पे मतलब है कि अगर मान लो, अगर आप मान लो अगर आप एक व्यक्ति हो और अगर आप किसी पोस्ट के लायक हो और आपको वो पोस्ट मिल सकती है, आपने सारे एग्ज़ाम भी क्लियर कर दिए, लेकिन आपका रिजेक्शन किसी भी दूसरे कारण की वजह से किया जाता है तो वो गलत होगा। आर्थिक समानता का मतलब है कि जो व्यक्ति अपनी योग्यता रखता है उसको उस योग्यता के तहत उतना काम मिलना चाहिए। वो बात अलग है कि बेरोज़गारी है, काम नहीं है, वो चीज़ अलग है, लेकिन भेदभाव नहीं होना चाहिए। मान लो कि 2 व्यक्ति हैं और एक जॉब है। अब एक व्यक्ति को इसलिए रख लिया जाता है क्योंकि वो ऊँची जाति का है और एक व्यक्ति को जॉब पर इसलिए नहीं रखा जाता क्योंकि वो निम्न जाति का है। तो यहाँ पर ऐसे नहीं होना चाहिए। आर्थिक न्याय का भी मतलब है कि लोगों को स्वतंत्रता मिले कि वो कहीं भी काम कर सकते हैं और उन्हें मतलब अगर वो उस काम के लायक हैं तो उनके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। बस अगर क्वालिफ़िकेशन वो पूरी नहीं कर पाते तो उन्हें हटा सकते हैं जॉब से या उन्हें जॉब पर ना रखें, लेकिन फिर भी उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। और वो आर्थिक न्याय के अंतर्गत मतलब ये भी है कि वो स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी काम कर सकते हैं। अब राज्य ये सारी चीज़ देखेगा। इसके अलावा राज्य का ये काम है कि राजनीतिक रूप से जो लोग हैं, क्या उनको सभी लोग अपने अधिकारों का यूज़ कर पा रहे हैं? राज्य ये भी देखेगा। क्या सभी लोग वोट डालने आ पा रहे हैं? अब मान लो कि आप वोट डालना जाना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं भी इस पार्टी को वोट डालकर आऊँ ताकि हमारे देश का विकास हो, अच्छी सरकार बने, लेकिन आपको आपको छुट्टी ही नहीं मिली अपने काम से। तो सरकार व्यवस्था करती है
कि भाई जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन इस इलाके में हॉलीडे होना चाहिए, ताकि लोग अपनी वोटिंग राइट्स का फ़ायदा उठा सकें, वोटिंग राइट्स उनके सही जा सकें, मतलब यूज़ हो सकें। इसके अलावा जो राज्य है वो देखेगा कि आय, स्थिति, सुविधाएं, क्या लोगों को सुविधाएं मिल पा रही हैं। असमानता जो है ना उसको कम करने का प्रयास करेगा। जैसे कि मान लो असमानता बहुत बढ़ रही है, अमीर और बहुत ज़्यादा अमीर और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो रहा है, तो ऐसे में सरकार क्या करती है, अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाती है और गरीबों के ऊपर कम से कम टैक्स लगाती है, टैक्स नहीं लगाती, और कई बार सुविधाएं प्रदान करती है गरीबों को। तो इससे वो समानता लाने का प्रयास करती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये कल्याणकारी नीति का एक बहुत बड़ा अनुच्छेद है, इसको हमने समझा। इसके अलावा अनुच्छेद 39A, आप का भी कह सकते हो, 39 का भी कई बार कह दिया जाता है। तो अनुच्छेद 39A के अनुसार नागरिक पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन का समान अवसर का अधिकार प्रदान करेगा। अब जो राज्य है वो उसका काम देखना ये है कि जो पुरुष हैं, जो स्त्री हैं, उन दोनों को पर्याप्त पैसे कमाने के साधन उपलब्ध हो सकें। देखो, ऐसा ना हो कि स्त्री को उसी काम के लिए कम पैसे दिए जा रहे हैं और पुरुष को उसी काम के लिए ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा स्त्रियों को, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी भी कम है इनकी संख्या। अगर हम कोई भी कंपनी देखें, कोई भी प्रशासनिक विभाग देखें, तो अभी भी कम है महिलाओं की संख्या। तो उसमें बढ़ोतरी हो, मतलब कहने का है कि आजीविका के साधन महिलाओं को भी ज़्यादा मिले या दोनों को समान मिले। इसके अलावा अनुच्छेद 43 है 43 के अनुसार राज्य यानी कि जो सरकार है उसका उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान कराने का प्रयास करेगा, और विशिष्टतया ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। देखो दोस्तों, जो अनुच्छेद 43 है वो ये राज्य को निर्देश देता है कि राज्य का ये काम होगा कि राज्य देखेगा कि सभी व्यक्तियों को अपने काम से संतुष्टि मिल पा रही है या नहीं। कई बार होता है कि एक कंपनी कई अत्यधिक काम ले लेती है किसी मजदूर से, उसको कोई हॉलिडे नहीं देती, तो राज्य देखेगा कि व्यक्ति को हॉलिडे मिल रहा है या नहीं। तो इसके लिए वो नियम बनाएगा। ये राज्य का काम है, सरकार का काम है कि वो नियम वगैरह बनाकर ये सारी चीज़ें लागू करे। मतलब जो मजदूर हैं या जो लोग हैं उनका जीवन स्तर सही है या नहीं, बेकार तो नहीं है ना जीवन स्तर, इसकी व्यवस्था करेगा। इसके अलावा लोग अपने त्योहारों को सेलिब्रेट कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए क्या होता है कि अब एक व्यक्ति है जिसको हॉलिडे मिलता है, जिसको एक हफ्ते में एक छुट्टी मिल जाती है, त्योहारों पर छुट्टी मिल जाती है, तो अपने रीति रिवाजों को या अपनी संस्कृति को अच्छे से सेलिब्रेट करता है, अपने त्योहारों को मनाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को छुट्टी नहीं मिल पाती या वो काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा, तो इससे क्या होगा, वो अपने समाज से कट जाएगा। वो अपने त्योहारों को नहीं मनाएगा तो वो अपने समाज से, अपनी सोसाइटी से अलग हो जाएगा। तो ऐसा ना हो। इसके साथ ही अनुच्छेद 43 ये व्यवस्था करता है, 43, कि जो कुटीर या छोटे उद्योग हैं उनकी सहायता करेगा राज्य। अभी मैं यहाँ पे कंक्लूड करूँगा, बस आप यहाँ पे थोड़ा समझें यहाँ पे इसको। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के अंतर्गत काम प्राप्त करने के, शिक्षा प्राप्त करने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता यानी कि जब व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, वो स्थिति है ये, तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। देखिए दोस्तों, जो राज्य होगा उसका ये काम भी होगा। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ये भी बात की गई है कि जो राज्य है वो ऐसे लोग जो बेकार हो गए हैं, मतलब बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, उनकी सहायता के लिए लोक सहायता प्रदान करेगा उनको। जैसे कि कई बार जो बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन दी जाती है सरकार की तरफ से, बीमार लोग हैं तो उनके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह खोले जाते हैं, लोगों को शिक्षा देने के लिए स्कूल वगैरह खोले जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सरकार इन्हीं कानूनों के अंतर्गत कर रही है। इसके अलावा मतलब लोक सहायता का मतलब यही है कि सरकार सहायता देगी। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य जनता के दुर्लभ वर्गों के, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक तथा आर्थिक, शैक्षिक मतलब शिक्षा से संबंधित या आर्थिक पैसों से संबंधित हितों की
विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा, संरक्षा करेगा। मतलब यही है दोस्तों, जो अनुच्छेद 46 कहता है कि जो राज्य में जो कमज़ोर लोग हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति हैं जो विशेषकर, या अनुसूचित जनजाति, जो पिछड़े हुए लोग रहे हैं, जो सदा से प्राचीन काल से ही भारत में पिछड़े हुए रहे हैं, उनको स्पेशली शैक्षिक और आर्थिक सहायता राज्य की ओर से दी जाएगी, सुरक्षा दी जाएगी। और इसी के तहत हम देखते हैं आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आप यहाँ पर बात को समझें। देखो दोस्तों, क्या होता है कि सिंपल सी बात है, अगर आपने देखा होगा कि आरक्षण, राज्य ने आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया, अब आरक्षण के अपोज में बहुत लोग हैं। अब आप सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ मामला, भाई आरक्षण तो असमानता को बढ़ावा दे रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट हटा देगा इसको? नहीं भाई। जो राज्य है, जो सरकार है, वो कहती है कि हमें अधिकार मिला है अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कि हमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा करनी है। हम उनके हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उनके लिए विशेषाधिकार नियम बना सकते हैं। आप समझिए इस बात को। यहाँ पर जो ये अनुच्छेद है ना, ये सरकार को आदेश दे रहे हैं, सरकार को अधिकार दे रहे हैं कि सरकार को ये करना है। ये एक तरह से आदेश भी हैं, सरकार के लिए अधिकार भी हैं। सरकार देखो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कई बार कर देती है। कैसे? इन्हीं का सहारा लेते हुए। आप कहोगे ना कि हमें तो समानता का अधिकार मिला है, समानता के अंतर्गत आरक्षण की व्यवस्था तो असमानता को बढ़ावा दे रही है। लेकिन अब ये मौलिक अधिकार था समानता का, लेकिन अब इसको सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था करके इसको तोड़ा है। कैसे तोड़ा है? सरकार ने डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसका सहारा लिया है। और भाई सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हमें तो यहाँ पर डीपीएसपी में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके अंतर्गत हमें ये संविधान के निर्माताओं ने हमें तो ये निर्देश दिया है कि हम ये कर सकते हैं, हमें ये अधिकार भी है कि हम इनके लिए कानून बना सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं क्या बात कह रहा हूँ मैं। इसके अलावा सरकार अगर कई बार लोक सहायता देती है, लोगों को राशन बांट रही है, तो बहुत लोग कह सकते हैं भाई आप तो सिर्फ गरीबों को ही राशन दे रहे हो, पूरे देश को क्यों नहीं दे रहे हो? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो बेकार हैं, जो मतलब कमज़ोर लोग हैं, जो काम मतलब प्राप्त नहीं है जिन लोगों को, उनकी सहायता के लिए सरकार लोक सहायता दे सकती है। सरकारी सहायता, उनको सरकारी हेल्प दे सकती है। ये अधिकार दिया गया है सरकार को। तो सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे जो काम हैं सरकार के, वो समाज कल्याण को ही दर्शाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ आप समाज कल्याण को समझ गए होंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है आगे चलकर शिक्षा का अधिकार। इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद हम स्वास्थ्य के मिशन को भी समझेंगे। और यहाँ तक हमने समाज कल्याण को समझ लिया। ठीक है, समाज कल्याण को समझने के बाद हम अभी वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो को देख लेना ताकि आप अच्छे से समझ सकें सारी बातों को। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको यहाँ तक समझ में आई होंगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।